हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा डिस्कशन अगेन ऑडिटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज पे होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है, और उसके पहले हमने अप टू 70 तक डिस्कशन किया था। तो ये बेसिकली एक सीरीज हमने स्टार्ट की है ऑडिटिंग के एमसीक्यूज से रिलेटेड, और हमने पहले भी बताया हुआ है कि हमने ऑडिटिंग से रिलेटेड 7 क्लासेस पहले अपडेट की थी और क्लास नंबर 8 से अब अपडेट कर रहे हैं, जहाँ अप्रॉक्स 300 एमसीक्यूज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो आज की क्लास में अगेन हम लोग 50 to 60 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर क्लास की जो पीडीएफ है, इनफैक्ट पहले की क्लासेस की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट्स इन हैंड शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट, इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज और सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक। अगर आपके हाथ में जो इन्वेस्टमेंट है आपको उसको वेरीफाई करना है, तो नो डाउट आप सिक्योरिटीज़ को इंस्पेक्ट कर लो, इंस्पेक्शन कर लो, उससे आपको बहुत ही ईजिली इसका वैल्यूएशन पता चल जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, हमने पहले भी बताया था कि कंपनी का जो पहला ऑडिटर है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गए तो उस केस में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे बाय कंडक्टिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग विद इन 90 डेज। तो हमारे पास एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Next, which of the following persons is qualified to be a company auditor? An employee of the company, body corporate, a person who is indebted to the company, practicing chartered accountant. No doubt अगर हम लोग कह रहे हैं कंपनी ऑडिटर, तो कंपनी ऑडिटर कौन बन सकता है? एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विल होल्ड ऑफिस, वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? जब तक नेक्स्ट एजीएम ना कंडक्ट हो जाए। सिंपल सा लॉजिक है। तो ऑप्शन दिया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, till holding of statutory meeting, till the conclusion of the first AGM. Yes, जो पहली एजीएम कंडक्ट होगी वहाँ तक के लिए आपको एज एन ऑडिटर होल्ड करके रखना होगा। नेक्स्ट, नॉर्मली अ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द, देखो नॉर्मली जो कंपनी ऑडिटर है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑडिटर नहीं कह रहा है, तो जब क्वेश्चन साइलेंट है तुम क्या मानेंगे कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करें, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर को हमेशा शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एन ऑडिटर इन अ कैजुअल वैकेंसी इज अपॉइंटेड बाय द, अगर कैजुअल वैकेंसी होती है तो हमने लास्ट क्लास में भी बताया हुआ था कि कैजुअल वैकेंसी के टाइम में जो वैकेंसी है वो कौन फिल करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, इफ एन ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड एट एजीएम, ही इज अपॉइंटेड बाय द, अगर आपने ऑडिटर को एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं किया है तो फर्दर ये किसकी ड्यूटी होती है कि उनको रीअपॉइंट करें? देखो, एक तो ये ऑप्शन होता है कि जो पहले से ऑडिटर है उन्हीं को आप कंटिन्यू करा दो। दूसरा ऑप्शन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपॉइंट करते हैं। और कुछ कुछ केसेस में ये ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सीएनएजी को भी दिया जाता है। अब जनरली जो ऑप्शन दिया जाता है वो दिया जाता है टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, अ वैकेंसी कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर इज फिल्ड बाय, अगर ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है, ठीक है, हमने पहले बताया था कि ऑडिटर दो तरीके से अपने ऑफिस छोड़ करके जा सकते हैं। एक, चाहे तो आपने बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म उनको हटा दिया, या दूसरा उन्होंने खुद से रिजाइन कर दिया। तो इस केस में वो वैकेंसी कौन फिल कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द कंपनी लॉ बोर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जर्नल मीटिंग कंडक्ट करके शेयर होल्डर्स उनको, मतलब उस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अ स्पेशल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द, पहले भी बताया था कि स्पेशल ऑडिट कौन कंडक्ट कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर में भी अपॉइंटेड बाय द, अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है तो उनको हमेशा सीएनएजी, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही अपॉइंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, a company auditor can be removed before expiry of his term by shareholders, board of directors, central government, state government। ये सब क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अगर आप चाहो तो उनके टर्म की एक्सपायरी के पहले उनको निकाल सकते हो, और ऐसा कौन कर सकता है? कंपनी के शेयर होल्डर्स। रेम्यूनरेशन ऑफ अ कंपनी ऑडिटर इज फिक्स बाय, ये भी हमने बताया था कि जो आपको अपॉइंट करेगा, जैसे फर्स्ट ऑडिटर हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो तो कंपनी के शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। तो जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी वही आपका रेम्यूनरेशन फिक्स करेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट,
अ कंपनी ऑडिटर इन जर्नल हैज टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू, कंपनी ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करनी होती है? शेयर होल्डर्स को। ऑप्शन है शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, CNAG। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एन ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी हैज टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू, अगर गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर है तो उनको अपनी रिपोर्ट किसको देनी होगी? आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट या CNAG को। ठीक है, तो क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर हैं तो उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटर हैज टू सबमिट रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, कंपनी लॉ बोर्ड, नन ऑफ द अबव। इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिन्होंने आपको अपॉइंट किया आप उन्हीं को तो अपनी रिपोर्ट सबमिट करोगे, और क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं दिया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑडिटर शुड बी ड्यूटीफुल लाइक अ, हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, लाइक अ वॉच डॉग। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ऑडिटर in general is an employee of the company, agent of the company, agent of the shareholders, none of the above। ये अगर ऑडिटर देखा जाए ना तो ये शेयर होल्डर्स के एजेंट हैं जो कि शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम करते हैं। नेक्स्ट, while checking allotment of shares the auditor should see that it is made within 100 days of issue of prospectus, 120 days of issue of prospectus। आपको ये देखना होता है कि prospectus इशू होने के 120 दिन के अंदर अंदर क्या शेयर का अलॉटमेंट हुआ है या नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Next, which of the following percentage of nominal amount of share should be received with application? 5% का रूल है, that is correct आंसर होगा C, 5%। Next, while checking allotment, auditor should see that amount equal to estimated fixed capital is received, equal to estimated working capital is received, necessary for purchase of land and building has been received, or none of the above। Basically, allotment आपको ये चेक करना होता है ना कि आपके पास जितना आपने एप्लीकेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट हुई है या नहीं हुई है। बट बेसिकली फिक्स कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए या परचेजिंग के लिए नहीं। जो आप शेयर्स इशू करते हैं, आपने जिस भी पर्पस के लिए शेयर इशू किया, ऑडिटर को ये देखना होता है कि वो पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं, मतलब कंपनी ने वो पैसा उस पर्टिकुलर पर्पस में इन्वेस्ट किया है या नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एज पर गिवन ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, For restriction regarding allotment of shares, the auditor should refer to which section? देखो, अब अगर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बात करें तो ये सेक्शन 39 में दिया हुआ है, और पहले यही सेक्शन 69 में दिया था ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। तो अब ना हमारे लिए ये रेलेवेंट नहीं है, हमें याद रखना है सेक्शन 39 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक, नेक्स्ट, फॉर चेकिंग दैट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हैज़ बीन प्रॉपरली मेड, आपको ये देखना है कि शेयर्स के अलॉटमेंट ठीक से हुई है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना होगा? कैश बुक, शेयर्स लेजर, डायरेक्टर्स मिनट्स बुक या शेयर होल्डर्स मिनट्स बुक। आपको ये चेक करना होगा कि डायरेक्टर्स की मिनट बुक्स में क्या मेंशन किया गया है, किस तरीके से शेयर्स अलॉटमेंट हुआ है, इसको आपको देखना होगा विद द हेल्प ऑफ मिनट बुक। और वो भी किसकी मिनट बुक के थ्रू? डायरेक्टर्स की मिनट्स बुक के थ्रू। ठीक है, ऑडिटर शुड सी दैट रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हैज़ बीन सेंड टू रजिस्ट्रार विद इन, अगर आपने अलॉटमेंट अमाउंट लिया, मतलब आपने एप्लीकेशन अमाउंट लिया, उसमें से कुछ पोर्शन अलॉट किया, कुछ पोर्शन अलॉट नहीं किया। ठीक है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है या ओवर एप्लीकेशन है तो उस केस में ऑडिटर को ये चेक करना होता है कि वो पैसा 1 महीने के अंदर अंदर रिटर्न हुआ है या नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी विड्रॉन अनलेस अलॉटमेंट इज मेड, कैश बुक हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस ऑब्टेन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन। देखो, कह रहा है कि एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी विड्रॉन, आप कब तक विड्रॉ नहीं कर सकते? जब तक आपको सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस ना मिल जाए। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ, अच्छा ये क्या है? शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब आपने क्या किया? अगर मान लो आपने किसी वेंडर से एसेट परचेज किया तो आपने उनको बोला कि आप हमसे कैश मत लो, आप हमसे हमारी कंपनी का शेयर ले लो। तो उस केस में आप उसको किसके थ्रू वाउच्ड करोगे? डायरेक्टर्स मिनट्स बुक, शेयर होल्डर्स मिनट्स बुक, कॉन्ट्रैक्ट विद द पार्टी कंसर्न, कैश बुक। नो डाउट जो आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग आप उस पर्टिकुलर। नेक्स्ट, अ कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इफ ऑथराइज बाय, देखो अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो आप तभी इशू कर सकते हो जब आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू इस चीज का ऑथराइजेशन मिला हो। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
नेक्स्ट, ऑडिटर शुड सी दैट अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर शुड बी शोन इन, नो डाउट अगर प्रीमियम के लिए कोई अमाउंट रिसीव हुआ है तो वो कहाँ दिखाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में दिखाते हैं। ऑप्शन दिया है सब्सक्राइब कैपिटल, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट, जो कि बेसिकली ना आप शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट, कहां दिखाया जाता है, अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बेसिकली ये सब अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो नो डाउट इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा, बट स्टिल अगर कहीं कोई डाउट होगा ना तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। वैसे ये सारे टॉपिक्स बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम में बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रूटीन एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो अगर शेयर प्रीमियम अमाउंट की बात करें तो इनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। डिविडेंड के पेमेंट के लिए नहीं कर सकते, रूटीन एक्सपेंसेस के लिए नहीं कर सकते, और फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए नहीं कर सकते। बेसिकली जितना भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव होता है, मतलब जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में अमाउंट है, उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर एक रूल है। एंड अगर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की तरफ, बोनस शेयर इशू करने के लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, यस। अगर हम एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बात करें तो एज पर सेक्शन 54 आप शेयर इशू कर सकते हो एट डिस्काउंट, ठीक है। बट अगर हम कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें तो वो 79 में था, ठीक है, सेक्शन 79 डील करता था इसको। बट क्योंकि अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट 2013, ना कि कंपनीज एक्ट 1956। अच्छा, हमने ना यहाँ ऑप्शंस में क्यों आप लोगों के लिए सेक्शंस नहीं चेंज किए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एग्जाम में आज की डेट में भी कंपनीज एक्ट 1956 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, ना कि कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड, तो वहां आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इसीलिए ना हमने ऑप्शन में जो रखा है वो है एज पर 1956, और एज पर 2013 जो सेक्शंस है वो हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, सो दैट आप लोगों को दोनों सेक्शंस याद हो जाए। नेक्स्ट, शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट अंडर विच सेक्शन। अब देखो अगर हम लोग शेयर इशू की बात करें तो क्या ये डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, यस हो सकता है, बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अब जो सेक्शन एप्लीकेबल है वो है सेक्शन 54, ठीक। बट पहले जो सेक्शन था वो था 79। अब देखो हमने ना पुराने जो सेक्शंस हैं दैट इज एज पर कंपनीज एक्ट 1956 वो भी मेंशन किए हुए हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें ना जो सेक्शंस पूछे जाते हैं वो 1956 के इंक्लूड कर लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसीलिए यहाँ पे हमने दोनों पोर्शन रखा है कि अगर एग्जाम में सेक्शन 54 मिले तो करेक्ट आंसर सेक्शन 54 होगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एंड अगर सेक्शन 79 मिले तो 79 करेक्ट होगा एज पर कंपनीज एक्ट 1956। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस अकॉर्डिंग टू टेबल ए शुड नॉट एक्सीड। देखो हमने ना इस पे भी बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है कंपनीज एक्ट 1956 वर्सेस कंपनीज एक्ट 2013 पे। वह हमने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस एज पर कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम आप पे कर सकते हो अप टू 12%, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऑप्शन में नहीं रखा है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 12%, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, शेयर्स कैन बी इशूड एट अ प्रीमियम अंडर विच सेक्शन। क्या ये प्रीमियम पे इशू हो सकता है, बिल्कुल इशू हो सकता है, बट अब अगेन अगर कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो एज पर सेक्शन 52 आप शेयर इशू कर सकते हो एट प्रीमियम। पहले कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 78, ये था एज पर 1956, ठीक। नेक्स्ट, अ कंपनी कैन एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस फ्रॉम हिज शेयर होल्डर्स अंडर विच सेक्शन। देखो पहले एज पर कंपनीज एक्ट 1956 ये था सेक्शन 92, बट अगर हम आज की डेट में बात करें एज पर कंपनीज एक्ट 2013 तो सिर्फ इतनी सी चीज बोला है कि क्या आप शेयर होल्डर से कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तब जब आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका ऑथराइजेशन दिया गया हो। क्लियर। तो अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके लिए कोई भी इंडिविजुअल सेक्शन नहीं दिया हुआ है, बल्कि ये मेंशन किया गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होना चाहिए। बट एज पर कंपनीज एक्ट 1956 बात करें तो सेक्शन 92 में ये चीज मेंशन की गई थी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट,
Shares can be issued at discount only after 2 years of the commencement of the business, 1 year of the commencement of the business. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट, with regard to issue of share warrants to the bearers, the auditor should see that is it permitted by memorandum of association, sanctioned by the central government, permitted by the board of directors, none of the above. कह रहा है कि अगर आपने शेयर वारंट्स इशू किए हैं बियरर्स को, तो ऑडिटर को ये देखना होता है कि क्या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है या नहीं. दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी. नेक्स्ट, फॉर द forfeiture of shares, ये forfeiture है. For the forfeiture of shares, the auditor should check that it is permitted. Shares forfeit करना मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने किसी पर्सन को शेयर इशू किया, अब वो शेयर 10 रुपीज का है, अभी तक आपने अमाउंट मांगा था 5 रुपीज, तो 5 रुपीज आपको मिल गया, बट नेक्स्ट 5 रुपीज जब आपने मांगा, दैट इज कॉल के लिए जब मांगा पैसा, तो आपके शेयर होल्डर ने आपको पेमेंट नहीं की. उस केस में अगर आप चाहो तो आप उनका शेयर्स छीन सकते हो. और अगर ऑडिटर को ये चेक करना है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अलाउड भी है कि नहीं, परमिटेड है भी कि नहीं, तो उनको देखना होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज एक्ट 1956, नन ऑफ द अबव. उनको ये देखना होगा कि क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फॉरफीचर के लिए अलाउड है या नहीं है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स लेटर फॉरफीटेड शुड बी ट्रांसफर्ड टू. अब देखो यहाँ पे ये चीज कह रहा है कि जब आप शेयर इशू करते हो और बाद में आप शेयर छीन लेते हो, तो उस पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में, शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, नन ऑफ द अबव में. जो आपको प्रीमियम रिसीव्ड होता है ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, वो आप इनमें से किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हो. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि उस अमाउंट को भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम में ही ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, with regard to issue of share certificates, the auditor should refer to which section? पहले एज पर कंपनीज एक्ट 1956 में ये दिया हुआ था अंडर सेक्शन 113, बट आज की डेट में एज पर कंपनीज एक्ट 2013 ये दिया हुआ है अंडर सेक्शन 42. ठीक है. सेक्शन 42 में ये मेंशन किया गया है कि हम शेयर सर्टिफिकेट्स को इशू कर सकते हैं. तो अगर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 पूछेगा तो हमें कौन सा सेक्शन रिफर करना है? सेक्शन 42. और प्लीज आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमने दोनों के अकॉर्डिंग जो सेक्शन है वो बता दिए हैं, सो दैट एग्जाम में अगर आपको कोई भी सेक्शन मिले दोनों में से, तो आप ये चीज समझ पाओ कि ये एज पर कंपनीज एक्ट 1956 दिया है और ये एज पर कंपनीज एक्ट 2013 दिया है. नेक्स्ट, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल इज परमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कोड या कंपनीज एक्ट 1956. अगर आपको अपना शेयर कैपिटल बढ़ाना है तो इसकी परमिशन आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होनी चाहिए. नेक्स्ट, डिविजिबल प्रॉफिट शुड नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल डेप्रिसिएशन, नन ऑफ द अबव. देखो, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखे हो, ना तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड हो सकता है, ना कैपिटल इंक्लूड हो सकता है, ना डिप्रिसिएशन इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि जब डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेट करते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, नन ऑफ द अबव. देखो, अगर हमें डिविडेंड पे करना है तो हम एक बार उसको कैपिटल प्रॉफिट से पे कर सकते हैं, रेवेन्यू रिसीट से पे कर सकते हैं, बट कैपिटल रिसीट से हम उसका पेमेंट कभी नहीं कर सकते. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एज पर गिवन ऑप्शन बी. नेक्स्ट, कैपिटल प्रॉफिट इंप्लाई प्रॉफिट अर्न थ्रू बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम कैपिटल, फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फ्रॉम सेल ऑफ करंट एसेट. देखो, अगर हम लोग कैपिटल प्रॉफिट की बात करें तो कैपिटल टर्म किसको शो करता है? हमने पहले भी बताया कि कैपिटल टर्म हम यूज करते हैं फॉर बैलेंस शीट और रेवेन्यू टर्म यूज करते हैं फॉर ट्रेडिंग पीएल. तो जब भी हम कैपिटल प्रॉफिट की बात करें, ये प्रॉफिट हुआ ना, तो नो डाउट ये फिक्स्ड एसेट्स को बेच करके हुआ होगा. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट, capital profits can be paid by way of dividend, cannot be paid by way of dividend, can be paid by way of dividend under certain conditions, none of the above. अभी हमने ऊपर बताया था कि अगर हम लोग कैपिटल रिसीट्स की बात करें तो कैपिटल रिसीट्स एज अ डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बट जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट आता है ना, लाइक फिक्स्ड एसेट्स बेच करके जो प्रॉफिट आ रहा है, उसको आप चाहो तो आप डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है.
देखो जनरली क्या होता है कि जो आप की कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वो हमेशा कहाँ से करती है, फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, है ना। जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व्स एंड सरप्लस, आप उसी से अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो। बट ना कई बार कैपिटल प्रॉफिट से भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और वो केसेस कौन से हैं देखो, अगर ये कैपिटल प्रॉफिट कैश में रियलाइज्ड हुआ है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि आपने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया, उसके बाद भी कुछ सरप्लस बच गया, तो आप उसको डिविडेंड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड तीसरा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, मतलब ये चीज प्रोहिबिटेड नहीं होनी चाहिए कि आप कैपिटल प्रॉफिट को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैन बी पेड बाय वे ऑफ डिविडेंड अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक। नेक्स्ट, if there is capital loss, the auditor should not allow payment of dividend, allow payment of dividend. अगर कैपिटल लॉस है भी, तो क्योंकि अभी हमने बताया ना कि जब डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो तो आपकी रिटेन्ड अर्निंग से होता है, तो कैपिटल लॉस की वजह से क्या कभी भी ऑडिटर डिविडेंड की पेमेंट के लिए मना करेगा? नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, a company auditor should see that the dividend should be paid after charging depreciation without charging depreciation out of capital. हमने पहले भी बताया कि जब डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो हमेशा आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन होना चाहिए। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, in his report the auditor gives his judgment, ओपिनियन, गारंटी टू स्टेट ऑफ अफेयर। हमने पहले भी बताया है कि जब हम ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन या अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन देते हैं, वो सिर्फ ये मेंशन करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग क्या चीजें हैं। ठीक, वो किसी तरह का कोई जजमेंट या गारंटी नहीं देते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, civil liability of an auditor implies liability for misappropriation of cash, misappropriation of goods, fraud, misfeasance। देखो सिविल लाइबिलिटी मतलब क्या हुआ कि जहां पे आपको इम्प्रिजनमेंट की बात हम नहीं करते, क्योंकि क्रिमिनल लाइबिलिटी अगर होती तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में आपके ऊपर दोनों तरह का इम्प्लीकेशन होता, इम्प्रिजनमेंट भी होता एंड आपको कुछ ना कुछ पेमेंट भी करना होता है इन द फॉर्म ऑफ पेनाल्टी। तो अगर सिविल लाइबिलिटी की बात करें तो सिविल लाइबिलिटी कब होगी? मिसफियांस के केस में होगी। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एन ऑडिटर कैन बी हेल्ड लायबल अंडर कंपनीज एक्ट फॉर नेग्लिजेंस, क्रिमिनल ऑफेंस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। नो डाउट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा कि इसके लिए आप लायबल हो सकते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, investigation of books of accounts and records is not legally compulsory, compulsory as per companies act or compulsory as income tax act। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एंड रिकॉर्ड्स का क्या इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी है? नहीं, इसका इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो इन्वेस्टिगेशन कराओ, चाहो तो मत कराओ। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट लीगली कंपलसरी। ठीक। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन इज कैरीज ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजर, एम्प्लॉय, क्लाइंट, ऑन बिहाफ ऑफ ओनर एंड थर्ड पार्टीज। नो डाउट अगर आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो उस केस में वो किसकी बिहाफ पे होती है बेटा? ओनर एंड थर्ड पार्टीज के बिहाफ पे, है ना। थर्ड पार्टीज जो आउटसाइडर आपके साथ जुड़े हुए हैं और जो कंपनी के ओनर्स हैं, उनके लिए ये इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑन बिहाफ ऑफ ओनर एंड थर्ड पार्टीज। क्लियर? अच्छा, अब यहां देखो अगेन हमने 50 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए रिलेटेड टू ऑडिटिंग। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। इसमें हमने अकाउंट्स को भी थोड़ा मिक्स किया था, कंपनीज एक्ट 2013 को भी मिक्स किया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम क्लियर कर देंगे। बाकी आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑडिटिंग की जो पूरी सीरीज बहुत टाइम से हम अपलोड कर रहे हैं, जहां पहले हमने 7 क्लासेस अपलोड की थी और अब आगे की क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। ये सारे एमसीक्यूज आप लोग प्लीज अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि ये एमसीक्यूज कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम किसी और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज अपडेट करें, अपलोड करें, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आज की क्लास यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।